एक बार वो पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाते हैं। विजेता सीरीज के सारे चैप्टर बहुत अच्छे लगे। लव यू सर, जय हिंद, जय भारत। फॉलोइंग विजेता सीरीज सिंस फर्स्ट। सब थैंक यू सर, ऐसी वीडियो बनाते रहिए। बेटा बैच आ गया। थैंक यू सो मच सर। आपने 0 to हीरो लेवल का पढ़ाया है। फिजिक्स में बहुत मजा आया सर आपसे पढ़ के। और आप जितनी क्वेश्चंस करवाते हो उतने शायद ही कोई टीचर्स कराते होंगे। वो बिल्कुल मेरे बेसिक से क्लियर हो गए। बूस्ट अप मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला एंड मेरे को भी एक होप आ गई है कि मैं भी 90+% एक्वायर कर सकता हूँ बोर्ड्स में। सर मजा आ गया एकदम। वीडियोस लाते रहिए सर ताकि और बच्चों का भविष्य बढ़े। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, इन केम छो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर, आपके अपने अमेजिंग सी सीरीज विजेता में। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल ट्रिपल एस आर्मी, फटाफट बता दो यार क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई? ताबड़तोड़ चल रही होगी। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, विशिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल चाल ट्रिपल एस आर्मी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। ये ट्रिपल एस आर्मी का बहुत बहुत वेलकम है भाई। क्या हालचाल, क्या हालचाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो यार, आज हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ। इस वीक हम लोग 2 चैप्टर्स करने वाले हैं। एक चैप्टर हम लोग आज करेंगे, एक चैप्टर हम लोग परसों करेंगे, यानी कि सैटरडे भी हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला चैप्टर। इसी चैप्टर को एनसीईआरटी में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नाम से भी लिखा गया है। सेम चीज है, कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। राइट? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट सभी लोग बता दो यार, नए साल में क्या क्या आग लगाने वाले हो? जल्दी से बताओ पहले, सभी लोग बताओ यार, नए साल में क्या क्या आग लगाने वाले हैं आप सभी लोग? है ना, आप सभी ने सोच रखा होगा कि यार नया साल आ गया है, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे, बोर्ड में तो भाई साहब आग लगा देंगे, हैं जेई में करेंगे, नीट में करेंगे, क्या क्या सोच रखा है? फटाफट बता दो यार। बिल्कुल कह रहे सर आज की क्लास का ड्यूरेशन बता दीजिए। देखो, आज की ये जो क्लास है ये मान के चलिए लगभग 5 आवर्स की क्लास होगी, यानी हम लोग 6 बजे से अभी शुरू कर रहे हैं, रात के 11 बजे तक हम लोग चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। राइट? क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। कह रहे सर रिवीजन करेंगे, फिजिक्स फोड़ देंगे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग यार स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये सेशन। सर आज की क्लास में क्या क्या होगा? सबसे पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग चैप्टर को रिवाइज करके पूरे चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। राइट? इसके बाद सर अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ट्रिपल एस आर्मी फटाफट ज्वाइन कर लो। ठीक है, लगभग 60,000 मेंबर्स हो चुके हैं इस ट्रिपल एस आर्मी में, इस टेलीग्राम चैनल पर। यहीं पर मैं आपको इस लेक्चर के नोट्स भी शेयर करूंगा, और जो पीडीएफ फाइल में आज आपको देने वाला हूं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, जो पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं। राइट? इसके बाद देखो क्लास के रूल्स क्या हैं, फटाफट मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। मेरी हर क्लास के रूल एक ही हैं, कुछ भी हो जाएगा भाई साहब, है ना, लेकिन अपन झुकेगा नहीं। राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि अटेंड क्लास कंप्लीटली, पूरी क्लास आपको अटेंड करना है। राइट? दूसरा है फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको अटेंड करना है, कोई आपको एक्स्ट्रा चैटिंग नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात होनी चाहिए लाइव चैट में। उसके बाद एक पेन ले लो यार, एक रजिस्टर ले लो, और कान में एक ईयरफोन अगर हो तो उसको लगा लो, ताकि आपका कंसंट्रेशन पूरी तरीके से बना रहे पूरे लेक्चर में। और एक पानी की बोतल अगर आप बगल में रख लेंगे, ठीक है, तो आप समय समय पर थोड़ा सा खुद को जो है रिफ्रेश करते रहेंगे, एक एक घूंट पानी आप पी लेंगे, थोड़ा सा आप लोग रिफ्रेश होते रहेंगे। राइट? और फाइनली सर स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी एक ही है, जरा एक बार सभी लोग बता दो लाइव चैट में, फटाफट एक बार लिख करके बता दो स्ट्रेटजी क्या होती है ट्रिपल एस क्लास की। फटाफट बता दो यार स्ट्रेटजी क्या है, जल्दी से तुम लोग बता दो, है ना। स्ट्रेटजी सभी लोग जरा लाइव चैट में बता दीजिए। ठीक है, बाकी मैं यहां पे लिख रहा हूं जो मुझे बताना है, लेकिन आप लोग पहले बता दो क्या है स्ट्रेटजी भैया।
विजेता सीरीज आप लोग अटेंड करेंगे आज, और उसके जस्ट बाद आप लोग कल सुबह सुबह क्या करेंगे, माइंड मैप लेक्चर अटेंड करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने क्या करवा रखा है, 2024 के सारे पीवाईक्यूज मैंने वहां पे लाइन से सारे के सारे सॉल्व कर रखे हैं, राइट। तो स्ट्रेटजी भैया सभी ने बता दिया है, एक ही स्ट्रेटजी है, कुछ भी हो जाएगा, कोई भी कंडीशन होगी, कितना भी थक जाओगे, लेकिन तुम डरोगे नहीं, तुम हारोगे नहीं, तुम इस लेक्चर को छोड़कर नहीं जाओगे, राइट। शुरू से शुरू कर रहे हैं तो आखिरी तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये बैच है विजेता। विजेता वो होता है जो आखिरी तक टिका रहता है। कई बार आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से हम लोगों को डरना नहीं है। इसी बात पर मैं आपको एक पोयम, कुछ 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूं, जरा सभी लोग सुनिएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, मेरे ही जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं। तो जरा इस चीज को सुनिएगा, मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूं। वो ख्वाब तोड़ता है क्योंकि जगाना चाहता है, ऊपर वाला, यानी कि वो ख्वाब तोड़ता है क्योंकि वो जगाना चाहता है, परिणाम गलत देता है क्योंकि वो सिखाना चाहता है, भरी दुनिया में अकेला महसूस कराता है क्योंकि वो साथ है, ये जताना चाहता है, जैसे जैसे कर्म, जिसके जैसे कर्म हैं वापस लौटाता है, जिसके जैसे कर्म है उसको वापस लौट आता है, ये दुनिया गोल है वो बताना चाहता है, तुझे बंद रास्तों की तरफ लेकर जाता है, तुझे बंद रास्तों की तरफ लेकर जाता है क्योंकि तुझे बोलना सिखाना चाहता है, जिसने तुम्हें धरती पे भेजा है वो तुम्हें सब कुछ सिखाना चाहता है। यानी कि ऊपर वाले ने आपको यहां पर भेजा है तो इसीलिए भेजा है क्योंकि आप सारी चीजें लर्न करें, सारी चीजों को सीखें, फील करें और यार अपने अपने जीवन में मचा सके, राइट। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, जहां जहां भी स्टेटस वगैरह लगाना है भाई साहब, स्टोरी सब लगा दो फटाफट, ताकि हम लोग अपनी आज की क्लास का आगाज करें और शुरुआत करें। ठीक है जी, चलो क्या बात है, ट्रिपल एस आर्मी ओपी हो जाए एक बार चैट बॉक्स में भाई। हमारे सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही प्यारे हैं, तो इन सारे बच्चों के लिए एक बार चैट बॉक्स में यार ट्रिपल एस आर्मी ओपी हो जाए फटाफट, है ना। आप सभी के लिए एक बार पूरी एनर्जी से ट्रिपल एस आर्मी ओपी हो जाए इन द चैट बॉक्स, राइट। चलो क्या बात है यार, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। सर आज के सेशन में देखो हम लोग लेक्चर की जो शुरुआत है वो कहां से कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पर होता है बेटा, किसी जगह पर रुका हुआ होता है, तो वो अपने आसपास केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वही चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, वही चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी करने लगता है। कहने का मतलब कोई भी चार्ज कई तरह की प्रॉपर्टीज को क्रिएट करता है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, जैसे अगर कोई भी एक मैं मैग्नेट ले लूं, आप सबको पता है कि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट के आसपास अगर आप आयरन, निकल, कोबाल्ट इस तरह के सब्सटेंसेस को लाओगे तो वो क्या करेगा, इन सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो कोई भी मैग्नेट हमेशा इस तरह के सब्सटेंसेस को यार अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, दोनों तरफ वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी रीजन को बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में चार्ज के आसपास के रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेट के आसपास का रीजन जिसमें उसका अट्रैक्शन वाला ये जो इफेक्ट है, जिसमें उसका रिपल्शन वाला ये जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ता है, उसी रीजन को बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं, राइट है। कह रहे सर क्या आपको नोट्स बनाना है क्या, बेटा आपको नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। मैं जो कुछ सिखा रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखिएगा। जैसे ही ये सेशन ओवर होगा मैं आपको टेलीग्राम दिखा दे रहा हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। सभी लोग इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, टेलीग्राम ऐप ओपन करेंगे, फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर इस तरीके से लिखेंगे और इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। लगभग 58,800 कुछ बच्चे इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे ही ये सेशन ओवर होगा मैं यहां पर आपको उसके नोट्स, पीडीएफ नोट्स जो भी मैं यहां लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, डिराइव करूंगा, वो सारे पीडीएफ नोट्स
नोट्स मैं यहां पे दे दूंगा। इसके साथ ही साथ एक मैं आपको PYQs के नोट्स और दे रहा हूं। तो चैप्टर 4 के लिए जो PYQs की ये जो फाइल है ये भी मैंने आपको अभी तुरंत दे दिया है। लगभग 7 MB की ये फाइल है। इस फाइल को आप डाउनलोड करेंगे, इसमें सारे ईयर वाइज सारे के सारे PYQs हैं, वो भी सॉल्व है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन सिस्टमेटिकली यहां पर सॉल्व है। तो आप सभी लोग इस PYQ फाइल को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट, तो बिल्कुल भी नोट्स की टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ एक चीज आपको करना है, वो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को शुरू से लेकर आखिरी तक अटेंड करना है। राइट है, चलो ग्रेट। अब सभी लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, हर एक चीज को सुनेंगे। राइट, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यही है कि सर मैग्नेट के आसपास के इस रीजन को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए तो ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। राइट, और अगर इसके मैं फंडामेंटल कारण की तरफ जाऊंगा तो इसका फंडामेंटल रीजन यही है कि अगर कोई भी चार्ज यार मूविंग कंडीशन में होता है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। तो कह रहे हैं अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। जरा जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ रखा है, जो लोग रिवीजन करने आए हैं, फटाफट एक बार कमेंट्स में बता दें कि ये आयरन, कोबाल्ट और निकल किस तरह का सब्सटेंस होता है, कौन सी कैटेगरी में आता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 तरह के होते हैं बेटा। फटाफट सभी लोग जरा कमेंट करके बता दो, ये आयरन, कोबाल्ट और निकल ये किस कैटेगरी के सब्सटेंस में आता है। क्या बात है यार, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आता है। आई एम क्लोन करके एक बच्चा है जिसने सबसे पहले जवाब दिया, अंशिका ने भी दिया है, क्या बात है, कृष्ण ने दिया है, वेरी नाइस। तो भैया ये जो सब्सटेंसेस हैं ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने यहां पे एग्जांपल भी आयरन, निकल और कोबाल्ट का दिया है। फिर कह रहे थे स्पेस सराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां पर उसके इन्फ्लुएंस को देखा जाता है, उसके इस अट्रैक्शन वाली पावर को देखा जाता है, भाई साहब उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप इसको बी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड के अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसका जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, और इसका सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो होता है गॉस। ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है बेटा टेस्ला, और इसका सीजीएस यूनिट होता है गॉस। एसआई यूनिट टेस्ला है, सीजीएस यूनिट जो है उसका वो गॉस होता है, और 1 टेस्ला जो है वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट टेस्ला है, इसका सीजीएस यूनिट गॉस है, और 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। क्या बात है यार, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर आते हैं सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट पर, जिसका नाम है ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो एक साइंटिस्ट आए ओरस्टेड साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब बात यही सर मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 तरह के समझ लो हमारे पास सब्सटेंस है। सबसे पहला होता है मैग्नेटिक नीडल, या फिर आपका होता है मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास, ये 2 ऐसे चीजें हैं, ठीक है, जिसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। होता इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर एक इस तरीके का एक वो लगा होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, ठीक है। जब आप इस कंपास को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आते हो तो वो हमेशा कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करती है। अगर ये कांटा कुछ भी इधर उधर घूम रहा है इसका मतलब इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये कांटा बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है इसका मतलब इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यानी कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को सर कैसे पता करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग पता करेंगे बेटा इस तरह के मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास की मदद से। राइट, हम इस मैग्नेटिक कंपास को लेकर आएंगे, अगर इसमें कुछ भी डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर नहीं हो रहा है तो बेटा यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, हालांकि अर्थ पर आप कहीं भी लेकर के घूमोगे तो क्योंकि अर्थ की अपनी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो बेटा पूरे अर्थ पर कहीं भी लेकर जाओगे तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन यहां पर जरूर फील होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग ओरस्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। ओरस्टेड साहब ने सिंपली बस एक चीज कहा था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उन्होंने सिंपली ये बात कहा कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास हमेशा
क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस मैग्नेटिक कंपास और नीडल। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक वायर ले लो जिसका नाम है AB, एक वायर ले लो जिसका नाम है AB, और इस वायर AB में हम लोग एक सेल कनेक्ट कर देंगे। बड़ा सिंपल सा इन्होंने सर्किट बनाया। जैसे ही इस तरह का सेल कनेक्ट करोगे, आपको पता है ये सेल का प्लस है, ये माइनस है, इधर से बोलो करंट निकलेगा और वो करंट A से B की तरफ जा रहा होगा, वो करंट A से B की तरफ जा रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जब इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और हम लोग इस वायर के आसपास लेकर के आएंगे कोई एक इस तरह का मैग्नेटिक कंपास या नीडल, तो इन्होंने देखा कि जब इस वाले वायर से वो नीडल बहुत ज्यादा दूर रखा था तो उस नीडल में भाई साहब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। यानी कि इस वायर की वजह से बहुत दूर डिस्टेंस पर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगभग लगभग नेग्लिजिबल होती है। जैसे जैसे वो इसके करीब आने लगे वो हल्का हल्का सा उनको डिफ्लेक्शन फील होने लगा, ठीक है। थोड़ा सा और करीब आने लगे तो वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो है भाई साहब बढ़ती गई, ठीक है। जैसे जैसे वो इस वायर के पास आए उनको ये दिख रहा है कि वायर के पास आ जाने से भैया डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, राइट। तो उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि यार अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसके पास में आओगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, और जैसे ही आप इससे दूर जाओगे डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बहुत ही वीक होती है। यह सबसे पहला रिजल्ट इन्होंने निकाला। दूसरी चीज इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना इसी सेल को हम लोग पलट दें। अगर हम लोग सेल को पलट देंगे तो क्या होगा जरा देखो, इसी सेल को अगर आप ऐसा कर दोगे तो इधर प्लस और इधर माइनस होगा, करंट ऐसे निकलेगा और वो B से A की तरफ जा रहा होगा। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार करंट की डायरेक्शन को हमने पलट दिया है, बहुत दूर जब उन्होंने रखा डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं हुआ, जैसे जैसे इसकी तरफ आने लगे डिफ्लेक्शन हल्का सा जो है यार चेंज होने लगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन हल्का हल्का जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उन्होंने ये देखा कि जब मैंने करंट की डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया है तो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन है भाई साहब वो भी क्या हो गया, जस्ट जो है उल्टा हो गया, है ना। यानी कि जो डिफ्लेक्शन भाई मान लो इधर की तरफ हो रहा था वो अब अपोजिट डायरेक्शन में होने लग गया, राइट। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि लाओ यार ऐसा करते हैं, इस सेल को यहां से पहले हटा दो। जैसे ही उन्होंने सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि सेल अभी देखो कनेक्टेड है लेकिन ये जो स्विच है उस स्विच को उन्होंने ऑफ कर दिया। जैसे ही स्विच को उन्होंने ऑफ किया यानी कि अब करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया भाई, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चाहे दूर रखो तो भी नो डिफ्लेक्शन, पास में ला रहे हैं तो भी नो डिफ्लेक्शन, और पास लाए तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं, और पास लाए तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं। इसका मतलब क्या है, देयर वॉज नो डिफ्लेक्शन। तो ओरस्टेड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से बस यही चीज पता किया बेटा कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन है, और जैसे जैसे वायर के पास जा रहे हैं डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट किया तो भाई साहब यही डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को फील आ रहा है इस चीज का, है ना? ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है ड्रैगन करके उसका नाम है कि सर मैंने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है, क्या मैं ये लेक्चर देख सकता हूं? बेटा आप बिल्कुल देख सकते हैं क्योंकि इस वाले चैप्टर में पुराने चैप्टर का कोई खास यूज नहीं हो रहा है, बहुत कम यूज हो रहा है और उतना मैं आपको समझा ले जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यही था बेटा ओरस्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट जो आप सभी को समझ में आना चाहिए। अब इसी पर एक क्वेश्चन एनडीए के एग्जामिनेशन में 2022 में पूछ दिया गया। फटाफट देखो जरा क्वेश्चन क्या है, और सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, ठीक है। पूरे 45 सेकेंड्स का टाइम हमारे पास है, चलो फटाफट आंसर करो। द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं? एमीटर, वोल्ट मीटर, मैग्नेटिक नीडल या फिर मोटर? बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 5000 बच्चे इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, 5000 से ज्यादा बच्चे हैं। सभी लोग इस सेशन को भाई शुरू से आखिरी तक देखो, फटाफट लाइक करो, सारे दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल एस आर्मी मेंबर्स यहां पर कलेक्ट हो और अपने इस चैप्टर पर महारत हासिल कर सकें, राइट। सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट सही जवाब दे रहे हैं और सही आंसर है हमारा मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होता तो हम लोग उसको चूज कर लेते। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और सेकंड ऑप्शन क्या बात है भाई साहब, 96.96%
बच्चों ने सही जवाब दिया है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट भी इससे बेहतर हो। इतना ही हो जाए तो भी बहुत बढ़िया है, इससे बेहतर हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, है ना। अंशिका सबसे आगे हैं, गुंजा, मंदार, इशू, शंखदीप और मनस्वी, शुभम, आलिया भट्ट भी हैं। क्या बात है भैया, बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ाई करने आए हैं आज यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं बायट-सेवर्ट लॉ। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, पिछले चैप्टर्स जो थे वो थोड़े से लेंदी थे, उनको पढ़ने में पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये चैप्टर में बहुत लिमिटेड चीजें हैं और जो चीजें हैं बहुत प्यारी हैं और मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो पढ़ाऊंगा यही बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये मेरा चैलेंज है। इसके बाहर एक भी चीज आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं मिलने वाली है, लेकिन आपको फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जो क्वेश्चंस मैं आपसे करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर है सर बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है। सबसे पहले आप लोग कमेंट्स में बताओ बायट-सेवर्ट लॉ को कब यूज करते हैं, एक बड़े से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में या उस वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। तब तक मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग मैं देखता हूं कौन आंसर भैया जल्दी करता है। तो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और इसको हम लोग बोल देते हैं करंट एलिमेंट, तो दैट इज आईडीएल वेक्टर। और इसकी वजह से कुछ आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट पी यहां पर है जो कि आर डिस्टेंस पर है और जो कि कितना एंगल बना रहा है भैया, थीटा एंगल बना रहा है। फटाफट देखते हैं जरा आप लोगों ने क्या जवाब दिया है। यस, छोटू सा एलिमेंट, यानी कि ये जो बायट-सेवर्ट लॉ है वो पूरे वायर की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता है, एक करंट कैरिंग वायर के छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां कहीं पर ये मैग्नेटिक फील्ड बताने की कोशिश करता है। तो बायट-सेवर्ट लॉ इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट को बेटा करंट एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट को करंट एलिमेंट कहा जाता है। देखो करंट के पास एक डायरेक्शन तो होता ही है, बट डायरेक्शन होने के बावजूद हम लोग उसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो ये दर्द जो है ना वो दिल में रह गया था कि यार इसके पास डायरेक्शन है लेकिन उस डायरेक्शन का हम कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा कि भैया यहां पर हम उसकी डायरेक्शन का यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा एलिमेंट का डायरेक्शन हमेशा वही मानेंगे। जिस डायरेक्शन में करंट होगा, करंट ऊपर है तो एलिमेंट का डायरेक्शन भी ऊपर हो गया, करंट नीचे की तरफ होता तो ये एलिमेंट का जो एरो है बेटा वो नीचे की तरफ हो जाता, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया जिसका लेंथ डीएल के बराबर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट वाला डायरेक्शन इसी को थमा दिया, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया है, यानी कि हमने एक करंट एलिमेंट मान लिया। और ये करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्मॉल वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो भी बहुत छोटी सी आती है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर। जितना ज्यादा करंट होगा भाई साहब आसपास, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, है ना। इस एलिमेंट के लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ऑल्सो। थीटा कौन सा एंगल है? बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, ये चीज बहुत ज्यादा यूज में आती है। थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग एलिमेंट टू द पॉइंट। एलिमेंट को पॉइंट से जोड़ने वाली ये जो लाइन है और ये जो एलिमेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको थीटा बोलते हैं। अभी आगे डेरिवेशंस में मैं आपसे बार बार पूछूंगा बेटा थीटा की वैल्यू बताओ, तो तुम्हें वहां पर यही चीज याद करना होगा कि थीटा क्या होता है। तो थीटा है एलिमेंट और एलिमेंट को उस पॉइंट से जोड़ने वाली जो लाइन है उनके बीच का एंगल, राइट। मैंने क्या बोला? एलिमेंट और एलिमेंट को पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन के बीच का एंगल थीटा होता है। तो डीबी जो है यानी कि छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है। यानी कि जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, जितना बड़ा एलिमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, साइन थीटा जितना बड़ा होगा ये उतना ज्यादा होगा, और जितना दूर आप एलिमेंट से जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भाई साहब उतनी कम होती चली जाएगी। इन सारी चीजों को अगर मैं कंबाइन करूंगा यानी कि ऑन कंबाइनिंग, इन चारों पॉइंट्स को बेटा अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये बन जाएगा डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा बेटा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
राइट ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये बिल्कुल वैसा ही कांस्टेंट है जैसा इलेक्ट्रो में आया था ना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज 10 टू द पावर -7। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 की पावर -7 और इसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी कि अगर मैं यहां पे लिख दूं तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि भैया म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला देखो इसका यूनिट है, मीटर स्क्वायर इसका होता है, एक मीटर और नीचे आया तो वो कैंसिल भी हो गया है और एम्पियर भी नीचे आया है, यानी कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये म्यू नॉट का यूनिट होता है बेटा, ठीक है। म्यू नॉट क्या चीज है सर? म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है? इट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम की परमिएबिलिटी, वैक्यूम की परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई वैक्यूम में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो हो रही हैं तो उनको कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? उसको रिप्रेजेंट करने का काम ये करता है, राइट, म्यू नॉट। जिस तरह का टर्म एप्सिलॉन नॉट था, याद करो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, बिल्कुल वैसा ही टर्म ये भी है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमिएबिलिटी का मतलब कि जब वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है तो उसको आखिर कितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है। इज दैट क्लियर? एक बच्चा कह रहा है सर क्या ये आईएससी बोर्ड के लिए इनफ है? भाई सभी बोर्ड्स के लिए इनफ है, चाहे आप स्टेट बोर्ड्स के हैं, सीबीएसई के हैं, आईएससी से हैं, ठीक है, क्योंकि सभी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, हल्का फुल्का सा डिफरेंस होता है, बाकी सबका सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए आप सभी के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है, राइट है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर साइन थीटा यहां पर क्यों आया है? भाई साइन थीटा क्यों आया है? यही तो इनकी डिस्कवरी थी। बायट-सेवर्ट लॉ, हम लोग बेटा केवल नियम पढ़ रहे हैं, हम उस नियम के डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं कि बायट और सेवर्ट साहब ने ये क्यों बोला कि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये उनका नियम है, यही ढूंढने में तो इनका पूरा जीवन निकल गया बेटा, ठीक है। जो चीज वो अपने पूरे जीवन में निकाल पाए हैं उसको हम तो अभी 2 मिनट 5 मिनट के अंदर तो समझ नहीं पाएंगे। तो हम लोगों के सिलेबस में इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, ना कि इसका डेरिवेशन। जैसे कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ आप लोगों ने सीधे सीधे पढ़ा और उसको अप्लाई किया, आप उसके फॉर्मूले में नहीं गए कि आया कहां से फॉर्मूला, राइट। वहां भी सीधे सीधे आपको फॉर्मूला बताया गया था कि भैया फोर्स जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी सीधे सीधे फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर हम लोगों ने निकाला है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी है, जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट टेस्ला या फिर गॉस होता है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं। अब जरा एक चीज सोचो, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, जरा कमेंट करो एंगल कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम करना है फटाफट बता दो एंगल कितना होना चाहिए। दिस एंगल मस्ट बी, है ना, दिस एंगल मस्ट बी, फटाफट बताओ यार, 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री। तो ऐसे में ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 91 होता है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर के बराबर। यानी कि जब ये थीटा एंगल तुम्हारा 90 हो जाएगा, जब ये थीटा एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट वाली ये जो लाइन है, आर वाली ये जो लाइन है, जब ये 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बिकम मैक्सिमम, दैट विल बिकम मैक्सिमम। क्या बात है यार, ग्रेट ग्रेट। और अगर मैं यहीं पर मिनिमम वैल्यू की बेटा बात करूं तो कब होगी जरा बताओ सब लोग? फॉर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड भाई कितना होगा? उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। यानी कि अगर मान लो कभी एक इस तरीके का करंट कैरिंग वायर है और मैं इसी वायर पर ही कोई पॉइंट ले लूं, P पॉइंट, और मैं आपसे कहूं कि यार इस वाले P पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो आप कहोगे सर अगर ये P पॉइंट यहीं पर होगा तो ये थीटा एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अगर थीटा एंगल 0 हुआ तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
क्लियर? यानी कि अगर किसी भी वायर पर ही कोई पॉइंट है तो उस वायर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब कितना होता है? 0 के बराबर, या 180 भी हो सकता है। 180 होने का मतलब बेटा क्या है कि अगर ये एंगल 0 हुआ तो पॉइंट इधर है, 180 हुआ तो ये पॉइंट इधर की तरफ हो जाएगा। तो एक ही बात है, एक ही बात है, पॉइंट ऊपर हो या पॉइंट नीचे हो, अगर वो पॉइंट उसी वायर पर लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितना होगा? 0 के बराबर होगा। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक बार फील करा दूं, जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई एक करंट कैरिंग वायर है, मैं आपसे कहूं इस वायर की वजह से इससे थोड़ा सा आगे यहां कहीं पर एक पॉइंट P है, जरा बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितना होगा? कमेंट करो सब लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? एक वायर इस तरह का है, मैं आपसे कह दूं कि भाई यहां कहीं पर मैं आपसे कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड बता दो कितना होगा। एक वायर में करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, मैं कह रहा हूं यहां कहीं पे बता दो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है? या फिर एक वायर में करंट इधर की तरफ जा रहा है, मैं आपसे कहूं कि यार यहां वाले P पॉइंट पर बता दो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इन सभी पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब उसकी वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर, ठीक है? इन सभी पॉइंट्स पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है? इज इक्वल टू 0। आई होप आप सभी लोग मेरे इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन देखो, नीट के एग्जामिनेशन में, नीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 में बायट-सवर्ट्स लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इनफाइनाइटली स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। कह रहे हैं जो बायट-सवर्ट लॉ होता है वो बहुत छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए लगाया जाता है। स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं बायट-सवर्ट्स लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द चार्ज विद फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्केलर सोर्स आइडियल। कह रहे हैं कि ये जो आइडियल वाला सोर्स है वो स्केलर है, व्हाइल द लैटर बीइंग प्रोड्यूस्ड अ वेक्टर सोर्स क्यू। कह रहे हैं कि चार्ज वेक्टर होता है। जरा सभी लोग बता दो सही जवाब इनमें से कौन सा आपको लग रहा है? दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको यह देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है? या दोनों सही हैं, कैसा है फटाफट देख लो। पहले स्टेटमेंट में उन्होंने बताया बायट-सवर्ट लॉ छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए लगाया जाता है। दूसरे में कह रहे हैं कि ये जो आइडियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो चार्ज है कह रहे हैं कि वो एक वेक्टर सोर्स है। अब आप लोग बता दो, जो सही लग रहा हो उसको फटाफट सभी लोग चूज कर लो, है ना? और सभी ने लेक्चर आई होप लाइक और शेयर कर दिया होगा, है ना? हाँ, नए साल में हम लोग पाप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना? हाँ जी, चलो जी, ग्रेट। तो बेटा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। पहला स्टेटमेंट चकाचक सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड वन इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आइडियल वेक्टर था भाई, और चार्ज तो स्केलर होता है यार, ये तो छोटे छोटे बच्चे को भी पता है ना? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल चकाचक सही है। देखते हैं 88.11% बच्चों ने सही जवाब दिया है। कृष्णकांत सबसे आगे हैं, रितिका, शिवम, अंबर और होस्ट हरि। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कह रहा है सर रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। ये एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये कहता है कि भाई जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? दैट वाज 9 × 10 की पावर 9 के बराबर, ठीक है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 के बराबर। अगर दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं, यानी कि ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जरा देखना क्या बनेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -7। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आ रही है 9 × 10 की पावर 16, और 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। यानी कि यहां से एक रिलेशन हमको मिल गया कि भैया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को ही सी स्क्वायर कहा जाता है, जहां पर सी क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। यानी कि सर यहां से तो एक बड़ा खास रिजल्ट निकल करके आ गया कि भाई किसी भी वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, राइट? 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, राइट है?
सभी को फील आ रहा है इस बात का? इसका मतलब यार ये हुआ कि लाइट जो है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इससे ये फील आया ना यार, ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये वाला कॉन्सेप्ट है अभी हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिज्म का। यानी कि जब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म दोनों कंबाइन होता है तो दोनों के कंबाइन होने से यार लाइट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कुछ तो लेना देना जरूर होता है, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे अपने चैप्टर नंबर 8 में, जहां पर ईएम वेव्स की बात हम करेंगे। लेकिन इतना आपको जरूर समझ में आया होगा कि यार लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म भी आ रहा है, राइट। अब ये तो हुआ स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी मीडियम में, इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड की बात किया जाएगा तो यही बन जाएगा यार उस मीडियम का परमिएबिलिटी और उस मीडियम का परमिटिविटी, है ना भाई। जब वैक्यूम में था तो वैक्यूम का परमिएबिलिटी, वैक्यूम का परमिटिविटी। जब किसी मीडियम की बात करेंगे बेटा तो उस मीडियम का परमिएबिलिटी, उस मीडियम का परमिटिविटी हो जाएगा, राइट। और किसी भी मीडियम का जो परमिएबिलिटी होता है वो आप सब लोग समझ रहे होंगे, दैट इज म्यू आर इंटू म्यू नॉट। सर म्यू आर क्या है? म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी। और एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिखते थे, याद करो पिछले वाले चैप्टर में, दैट वाज के एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट था, जहां पर के का मतलब क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी टर्म भी यूज किया जा सकता है। तो v की वैल्यू क्या आ गई जरा चेक करना। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को तो यार c लिखा जा सकता है, तो दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर रिलेटिव परमिएबिलिटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जरा ध्यान से देख लो बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाला जो टर्म है वो तो c बन गया, अंदर क्या बना, म्यू आर और k, ये दो चीजें बची हैं। तो ये देखो म्यू आर लिखा है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और जो के होता है दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जा सकता है, इसी को एप्सिलॉन आर भी लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? फटाफट बेटा बता दो सब लोग, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को क्या बोलते हैं, जरा सभी लोग कमेंट करके बताओ। इसी चीज को अभी रे ऑप्टिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, या क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, इसी चीज को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं, फटाफट बता दो सभी लोग। आर से शुरू होता है, फटाफट सभी लोग बता दो। इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, फटाफट बता दो। कह रहे हैं सर इस चैप्टर का वेटेज बता दो। बेटा ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग 6 से 7 नंबर का आएगा, राइट। यस, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, और वहां पे लिखा था कि भाई v बराबर c बाई एन। इस n को आपने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और बाद में बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c बाई v के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c अपॉन v के बराबर होता है। तो इस चीज की शुरुआत आप देख सकते हो वो यहां से हुई है ना। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उस मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे वैक्यूम का रिलेटिव परमिएबिलिटी एग्जैक्टली 1 के बराबर है, एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी भी लगभग 1 के बराबर है। बाकी किसी और मीडियम का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 से बड़ा होता है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन के लिए यही रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है 1000 से भी बड़ा होता है बेटा। लोहे के लिए, आयरन के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की जो वैल्यू है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की जो वैल्यू है वो 1000 से भी ज्यादा बड़ी होती है, राइट है, क्लियर है। हाँ, कह रहे हैं सर डायमेंशन भी करवा दीजिएगा। भाई बिल्कुल करवा देंगे, डोंट वरी, बिल्कुल करवा देंगे। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। देखो, अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होता है। दोनों में केवल एक डिफरेंस है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होता है, निगेटिव पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं, साउथ में जाती हैं, साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ आती हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, बाकी सब कुछ बेटा एग्जैक्टली सेम है। यानी कि अगर ये कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है या मैग्नेटिक फील्ड का अगर एक कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पर तुम चाहते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करना, तो तुम्हें यहां पर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट। ये टेंजेंट यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा।
यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो भैया यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, तो वो उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बताएगा। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच कॉन्टिन्यूअसली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये लगातार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द फोर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि यहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? राइट है ना? क्या बात। तनु कह रहे हैं कि सर क्या ये चैप्टर यूपी बोर्ड में है? बेटा बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एमिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड फॉलोइंग अ कर्व्ड पाथ इट ऑलवेज एंटर्स द साउथ पोल एंड रीच बैक। कहने का मतलब नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ में आएगा, साउथ से वापस नॉर्थ पोल में जाएगा। यानी किसी भी मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। राइट, नॉर्थ से साउथ और साउथ से वापस नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसा कर्व बनाती हैं बेटा? क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती। यही दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। फिर कह रहे हैं कि भाई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं कर पाती थी। कह रहे हैं नियर द मैग्नेटिक पोल्स द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर सो फील्ड लाइंस आर क्लोजर। कह रहे हैं जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां पर वो दूर दूर होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, सबको पता है ना? हाँ, सबको पता है, सबको पता है। सोनाक्षी कह रही है सर परमेबिलिटी और परमिटिविटी क्या होता है? चलो मैं बता देता हूं आपको। एक आखिरी पॉइंट और पढ़ लो। कह रहे हैं एट एनी प्लेस द लाइंस ऑफ द फोर्स इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। यानी कि हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्विडिस्टेंट होता है और पैरेलल होता है। इस तरह की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा वो कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नियरली यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, अब एक बच्चे ने कहा कि सर परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? बेटा जब भी आप लोग जीवन में कोई भी काम करने बढ़ते हो तो आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, है ना? आप लोगों ने भी फील किया होगा जब आप लोग पढ़ने बैठते हो इस समय तो सबसे बड़ी रुकावट तो आती है सर जी नींद आ गई, क्या बताएं हैं। जैसे ही पढ़ने बैठे पता चला गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, जैसे ही पढ़ने बैठे पता चला मम्मी ने बोल दिया जाओ जरा कुछ भी खरीद के ले आओ, कोई सामान खरीदने को बोल दिया, या मान लो माता जी ने बड़े प्रेम से बेटा खाना ही खा लो। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया? डिस्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अभी तो हम पढ़ने बैठे थे, किसी का मोबाइल फोन आ गया, मामा ने याद कर लिया है, कुछ भी हो गया। तो बहुत सारे बेटा चाहते या ना चाहते हुए भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, है ना? बहुत सारी रुकावटें आती हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। अभी भी देखो लगभग 5,500 से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, लेकिन जब लेक्चर एंड हो रहा होगा तो देखना 1500 बच्चे बचेंगे, बाकी 4000 बच्चे नहीं आखिरी तक टिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो डेटा खत्म हो जाएगा, या तो नींद आ जाएगी, या तो कोई और बुला लेगा, या तो आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन जरूर आएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी काम करता है तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें जरूर आती हैं। तो यहां पर भी देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जीवन में भी तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती होंगी। उन्हीं रुकावटों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये परमिटिविटी। राइट, इन्हीं रुकावटों को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? परमिटिविटी। यानी कि जब बात इलेक्ट्रिक फील्ड की करेंगे तो वहां पर टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट, जिसको परमिटिविटी कहा जाता है। यही बात जब हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे तो वहां पे टर्म आता है म्यू नॉट। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। दोनों का रोल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक ही जैसा दोनों का रोल होता है। जैसे अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रो वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पढ़ी? दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब था? जब वो चार्ज वैक्यूम में रखा हो। लेकिन यही चार्ज अगर किसी मीडियम में रखा जाए तो आपको यह भी याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर। यानी कि जब मीडियम में रखा तो उस मीडियम का परमिटिविटी लेंगे, और किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी भी मीडियम में जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। इसी k को नाम दिया गया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम पैटर्न यहां पर भी होगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वैक्यूम में होती है μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यही सेम चीज को अगर किसी मीडियम में डाल दिया जाएगा, सेम चीज को अगर किसी मीडियम में डाल दिया जाएगा तो फिर इस बार हम उस मीडियम का वैल्यू रखेंगे ना भाई। इस बार परमेबिलिटी किसका होगा? मीडियम का होगा। तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा? इट विल बिकम आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जब मीडियम की बात किया तो उस मीडियम का परमेबिलिटी रखा है, और किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी होती है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये म्यू आर बिल्कुल वैसा ही टर्म है जैसा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। ठीक है, उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, इसको रिलेटिव परमेबिलिटी कहा जाता है। बात एक ही जैसी है, राइट। बाकी यही सेम फॉर्मूला तुम्हारा इस तरीके का बन जाएगा, आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब यहां पर अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स हो गई है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पहले से बढ़ गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था? वो पहले से घट गई थी। अभी बात बेटा क्लियरली आपको समझ में आया है क्या? है ना, क्लियरली बात समझ में आया है। कहने का मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में निकालते हो तो उस मीडियम का परमिटिविटी रखना पड़ता है, k से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो आपको उसी म्यू आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। म्यू आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, अभी आगे मैं इस चीज के बारे में और डेप्थ में आपसे बात करूंगा, राइट। एक बच्चा है आरएस गेमिंग, कह रहा है सर ये वाला चैप्टर कभी भी समझ नहीं आता है। भाई तुम आज, मैं चैलेंज तुम्हें भी दे रहा हूं और मेरे लिए भी एक चैलेंज है, तुम आज मेरी इस क्लास को शुरू से आखिरी तक भाई साहब अटेंड करना। ठीक है, जो जो मैं समझा रहा हूं तुम वो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। फिर तुम ही कमेंट्स में बताना कि ये चैप्टर तुम्हें समझ आया कि नहीं आया है। दैट इज द चैलेंज फॉर मी, राइट। मैं अपने लिए चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन तुम्हें भी शुरू से आखिरी तक देखना पड़ेगा। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम ही बता देना कि तुम्हें आया कि नहीं आया, राइट। चलो बहुत बढ़िया। जितने लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है फटाफट जरा चैट बॉक्स में एक बार सभी लोग हार्ट स्पैम कर देंगे, सभी लोग अपना अपना दिल दिखा देंगे भाई फटाफट। जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी हो गई है कि हाँ सर समझ में आ गया है कि अगर मैं वैक्यूम की बात करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट यूज करूंगा, मीडियम की बात करूंगा तो एप्सिलॉन यूज करूंगा, ये चैप्टर 1 में पढ़ा था। सर यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर वैक्यूम की बात करेंगे तो म्यू नॉट यूज करेंगे, जब किसी मीडियम की बात करेंगे तो म्यू यूज करेंगे। म्यू क्या होता है? दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम का ये परमिएबिलिटी है। क्या बात है यार, सभी को समझ में आ गया, ग्रेट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम चीज पर देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक असर्शन है, ये देखो पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे हैं द मैग्नेटिक लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती हैं और क्लोज लूप बनाती हैं, जहां से निकलती है वहीं पे वापस चली जाती है। उसके रीजन में कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई भी अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई भी नॉर्थ पोल या कोई भी साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आप लोगों को बताना है कि इसमें असर्शन रीजन में आपको क्या सही लग रहा है। फटाफट बेटा सभी लोग बता दो, फटाफट सभी लोग बता दो। देखो जल्दी से सभी लोग फटाफट सही जवाब बता दो, कौन सा सही लग रहा है तुम्हें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती है, साउथ से वापस नॉर्थ में आती है। क्यों? क्योंकि एक अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां पर हमेशा ये दोनों साथ में ही आते हैं। तो बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल सही है। किसी भी चार्ज में ये चीज सर पॉसिबल क्यों हो पाती है? क्योंकि एक अकेला चार्ज एग्जिस्ट करता है। जैसे एक
एक पॉजिटिव चार्ज है ये अकेले एग्जिस्ट करता है, एक निगेटिव चार्ज है ये भी अकेला एग्जिस्ट करता है, इसलिए बेटा पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली जाती हैं। लेकिन अकेला नॉर्थ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड जब नॉर्थ से साउथ जाती है तो वो साउथ से वापस नॉर्थ भी लौट कर आ जाती है, यानी ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है, राइट, ऑलवेज क्लोज लूप बनता है। क्यों? क्योंकि अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अकेला पोल अगर एग्जिस्ट करता तो हम लोग भी आपको यहां पर सिखाते कि भाई ये अकेला नॉर्थ पोल है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। याद करो, मैंने चार्ज के लिए आपको सिखाया था इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन नॉर्थ के लिए मैं कभी भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं सिखाऊंगा, होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि अकेला नॉर्थ पोल कभी भी एग्जिस्ट भाई साहब करेगा ही नहीं, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कोई भी एक बड़ा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस बड़े से करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, मैं आपको यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके बोर्ड्स के सीबीएसई में सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा समझ लो एक वायर है जिसका लेंथ फाइनाइट लेंथ है और इस वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी यहां पर है। इस पॉइंट पी को मैंने दोनों तरफ से मिलाया, इस पॉइंट पी को मैंने क्या किया है, दोनों तरफ से मिला दिया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट पी है हमारा, इस वाले एंगल को मैं कुछ फाई 1 कह रहा हूं, इस वाले एंगल को मैं फाई 2 कह रहा हूं। ये करंट कैरिंग वायर है, फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पी वाले पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला जाए तो फॉर्मूला बेटा सीधा सीधा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर टाइम्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, सीधे सीधे मैंने आपको बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। चेक कर लो, चेक कर लो, सॉरी आर स्क्वायर नहीं था, केवल आर था यहां पर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आर क्या होता है? आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दैट वायर, ठीक है। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे कह दूं कि यार ये वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, वायर बहुत बड़ा सा वायर है, अब इसके आसपास कोई पॉइंट पी ले लिया जाए जो कि इससे आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, बहुत बड़े से वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है और यहां पर आपसे मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो, तो अब यही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर के बराबर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ये दोनों सर डेरिवेशन कैसे हुआ है? बायट सिवर्ट लॉ से ही हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, राइट। एक बच्चा जो है बहुत सही लिख रहा है, वो कह रहा है कि सर इस कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ होगा कि थीटा 1 और थीटा 2 यानी कि सॉरी फाई 1 और फाई 2 सर दोनों की वैल्यू 90 हो गई होगी। तो बिल्कुल सही है भाई, इसका मतलब तुमने इस चीज को पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि अगर एक बहुत ही बड़ा सा वायर होता है तो उस बड़े से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे बेटा अपने दिमाग में रखना म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। लेकिन अगर एक फाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 क्या होता है? इस पॉइंट को एक्सट्रीम इधर से मिलाओ, इस पॉइंट को एक्सट्रीम इधर से मिलाओ, ठीक है। ये वाला एंगल फाई 1 है और ये वाला एंगल फाई 2 है। अभी एक न्यूमेरिकल में आपको मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को फील आएगा, राइट है। लेकिन उसके पहले जरा मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सर उसका डायरेक्शन भी तो सिखा दो सर, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। तो आ जाओ यार, इसकी डायरेक्शन के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्शन के बारे में भी बात करते हैं। कोई भी करंट कैरिंग वायर है सर, डायरेक्शन की बात करते हैं तो जैसे मान लो अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि थंब को हमेशा करंट की डायरेक्शन में दिखाना है, थंब को हमेशा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर जैसे घुमा रहे हो भाई, थंब ऊपर हो गया, फिंगर इधर अंदर की तरफ जा रहा है और इधर से बाहर की तरफ निकलेगा, राइट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यानी कि क्रॉस, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके का सर्कुलर लूप बनाता है, ठीक है, इधर अंदर की तरफ और इधर बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है,
राइट। यहीं पर अगर मैं करंट को नीचे की तरफ कर दूं, यानी कि इस वायर में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो थंब इस बार देखो नीचे होगा, इधर से बाहर निकल रहा है और इधर से अंदर की तरफ जाएगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। डॉट का मतलब बाहर आउटवर्ड्स, क्रॉस का मतलब होता है भाई साहब अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड्स। राइट है, क्लियर है सभी को? क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल क्या होता है सर? मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल बहुत सिंपल है। जैसे उन्होंने ये कहा कि भाई ये कोई भी एक पेंच है, ठीक है, तो इस स्क्रू ड्राइवर को हम ऐसा ही घुमाएंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये वाला रूल यार मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। पढ़ लो, सिलेबस में है, इसलिए एक लाइन में आप इस रूल को पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसको यूज करना ये बहुत सिंपल है, इसको आराम से यूज किया जा सकता है कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को करो, फिंगर्स को जैसे घुमाओगे बस इधर अंदर जा रहा है इधर बाहर निकल रहा है, तो यही डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। राइट आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा इस चीज में। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पहले से है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैं दिखा देना चाहता हूं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें यहां पर पहले से गिवन है, उसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर, ठीक है, पैरेलल टू द करंट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक करंट कैरिंग वायर भी रखा गया है और उसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। इस वायर से 2 सेंटीमीटर यहां पे ऊपर या नीचे कोई एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, तो मैंने नीचे ले लिया है, इस वाले वायर से 2 सेंटीमीटर नीचे एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। तो बेटा सबसे पहले तुम लोग बताओ इस वायर की वजह से यहां नीचे अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? पहले तुम डायरेक्शन बताओ, वैल्यू तो बात की बात है, पहले डायरेक्शन सभी लोग बताओ। इस वाले वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, फटाफट पहले बताओ, आंसर बात की बात है, पहले डायरेक्शन बताओ बेटा, पहले डायरेक्शन बताओ, सब लोग पहले डायरेक्शन बताओ। भाई मैंने क्या सिखाया आपको? थंब जो है हमेशा करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद देखो किधर की तरफ आएगा। भाई अगर मैं इधर की तरफ थंब दिखा रहा हूं, ये हमारा थंब हो गया, पॉइंट किधर है? नीचे की तरफ है, तो ये किधर की तरफ जाएगा? इनवर्ड्स। क्या बात है यार, ग्रेट ग्रेट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा बेटा? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। चेक कर लो, चेक कर लो, अंदर जा रहा है भैया, इनवर्ड्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जो भी होगा वो अंदर की तरफ होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं वैल्यू आपको बताऊं तो दैट इज μ0/2π × I डिवाइडेड बाई R। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2π। करंट की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है? 30 एम्पियर के बराबर, और डिस्टेंस कितना था? 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड करेंगे भाई तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये और ये दोनों मिलके 4π बना, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 30 × 10⁻⁻⁵, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई में गया, ठीक है। तो इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं 3 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आई है बेटा? अंदर की तरफ। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड किधर आया है? अंदर की तरफ। लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पहले से प्रेजेंट है वो मैंने एक्स डायरेक्शन में मान रखा है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच का एंगल बेटा कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो यहां से मेरे को निकालना पड़ेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर दो क्वांटिटीज के बीच का, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो बोलो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू √ के अंदर b1² + b2² होता है। सबको यह बात पता है कि भाई अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज परपेंडिकुलर हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से निकलकर आता है, ठीक है। तो नेट वैल्यू मैं निकालूंगा 3 × 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर करूंगा, और ये जो वैल्यू पहले से गिवन है दैट वाज 4 × 10⁻⁻⁴, उसका भी करेंगे होल स्क्वायर। चलो अब सभी लोग फटाफट अपना आंसर चूज करो। नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भाई साहब आपसे पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फटाफट सभी लोग यहां पर जवाब दे दीजिए, है ना? क्या बात है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई? एक 3 है, एक 4 है, ऐसे में तो आपको रटा होगा, है ना, कि नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा चकाचक है। शी इज एब्सोल्युटली राइट।
बोलो यार, है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल चकाचक सही ऑप्शन है। मेजॉरिटी बच्चे हमारे यही जवाब दे रहे हैं, सी वाला ऑप्शन, राइट। क्या बात है यार, ग्रेट ग्रेट। चलो जल्दी से भाई देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो 96% बच्चों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है। प्रीत है लर्निंग वाला, वाह भाई, है अथर्व और विशेष, दक्ष, पोयम्स भाई, प्रज्ञा, स्मृति, सज्जन। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया, सभी लोगों ने जवाब दिया है। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी एज क्या है, जरा आप लोग बता दो मेरी एज कितनी है? मेरी एज है 80 साल। तुम लोग बताओ तुम्हें क्या लगता है? कह रहे सर आपकी एज क्या है, पहले एज बताओ हमें। निताशा बेटा तुम्हारा मैंने कमेंट देख लिया है, उसके बारे में बताएंगे आगे, राइट। चलो जल्दी से बताओ, कह रहे हैं सर आपकी एज क्या है? ठीक है जी, तब तक आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास सामने रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे ऐसा क्वेश्चन यार पूछा जा सकता है। आपसे कह रहे हैं टू पैरेलल वायर्स पी एंड क्यू प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 6 सेंटीमीटर। दो वायर्स हैं भाई साहब, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। एक में करंट है 5 एंपियर का, दूसरे में करंट है 2 एंपियर का। इस वाले में है 5 एंपियर का करंट, इस वाले में है 2 एंपियर का करंट, ठीक है। इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एज शोन इन द फिगर। यानी ये वाला वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है और इस वाले में करंट बाहर की तरफ आ रहा है। दो पैरेलल वायर्स रखे हुए हैं। कह रहा फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन PQ वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यानी कि इस PQ वाली लाइन पर किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 0। ये एक बच्चा कह रहा है सर अप्रोक्सीमेटली आपकी एज 30 है। हाँ सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। हाँ चलो, कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपके ऐसे कमेंट्स यार हम लोग को और ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन अपन झुकेगा नहीं, राइट। और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी मेडिकली बहुत समस्या में हूं, उसके बावजूद मैं उसी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता हूं। तो अल्टीमेटली जो बात बोली है ना कि झुकेगा नहीं, तो भाई सच्चाई है, झुकेगा नहीं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, एक ये वायर है जिसमें करंट अंदर है, एक ये वायर है जिसमें करंट बाहर की तरफ है, ठीक है। और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट यहां कहीं पर है। आ जाओ उस वाले पॉइंट पर हम लोग चेक करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। भाई इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा बता दो किधर की तरफ होगा। क्या सिखाया मैंने, जिधर की तरफ करंट है थंब उधर होगा, ठीक है। अब आप बताओ किधर की तरफ होगा। इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी से बता दो यार, फटाफट बता दो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा, चेक कर लो, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और इसकी वजह से ऊपर की तरफ। यानी कि इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अगर भाई सिंपल सी बात है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से होगी वही मैग्नेटिक फील्ड Q की वजह से भी रही होगी। इसलिए नेट वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 0 के बराबर हो गई, राइट है, 0 के बराबर हो गया। तो अब यहां पर आ जाओ, वैल्यूज रखते हैं। म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, करंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। इसका करंट कितना है यार, 5 एंपियर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस कितना है, 6 + x के बराबर। यहां पर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर। उसका करंट है 2 एंपियर और डिस्टेंस कितना है, x के बराबर। भाई इधर से डिस्टेंस है 6 + x, इधर से डिस्टेंस है x, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये तो सेंटीमीटर में है, 100 से डिवाइड करो। भाई 100 से यहां भी करोगे, 100 से यहां भी करना पड़ेगा, कोई खास फायदा तो है नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने जो है डिवाइड नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5x = 12 + 2x, तो यहां से वैल्यू आपको मिल गई होगी 3x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन PQ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सीधे सीधे 4 सेंटीमीटर के बराबर, 4 सेंटीमीटर के बराबर। इज दैट क्लियर, है ना, 4 सेंटीमीटर के बराबर। एक बच्चा ने पूछा सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तो मैंने आपको पीछे बताया था ना, अगर कोई भी एक बड़ा सा करंट कैरिंग वायर हो और उससे r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट हो, यहां मैग्नेटिक फील्ड भाई निकालना हो, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइडेड बाई r के बराबर। ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगेगा, यही मैंने लगाया है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ठीक है। इस वाले वायर से डिस्टेंस है 6 + x, इस वाले वायर से भाई डिस्टेंस कितना है, x के बराबर। क्लियर है, ग्रेट।
चलो अगला देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं यूज बायट-सवर्ट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4a। यानी कि भाई आपसे कह रहे हैं कि एक कोई कॉइल है जिसको एक स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया गया जिसकी साइड 2a के बराबर है। ठीक है, इसमें आई करंट कह रहे हैं फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई करंट इस तरीके से यहां पर फ्लो हो रहा है। इसके सेंटर पर आपको क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। बहुत ध्यान से बेटा इस वाले क्वेश्चन को समझिएगा। एक करंट कैरिंग कॉइल था जिसको हम लोगों ने स्क्वायर के शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर में फाइनाइट लेंथ के कितने वायर्स हैं बेटा? 4। पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा वायर। 4 वायर्स हैं। चारों का जो लेंथ है वो फाइनाइट है। कितना लेंथ है? 2a के बराबर। पिछले वाले क्वेश्चन में आप चेक करो, यहां पर कोई लेंथ वेंथ नहीं गिवन था। आपको सिंपल बोला था कि भाई 2 पैरेलल वायर्स हैं। ठीक है, लेकिन वायर का लेंथ कितना है ये नहीं बताया गया था। ठीक है, यहां पर क्या है, इस बार लेंथ बता दिया गया कि भाई इस वायर का लेंथ केवल 2a के बराबर है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनाइट लेंथ वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। किसी एक की वजह से, अगर आप इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो तो कैसे मिलेगा बेटा? चेक करो, थंब जो है हमारा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर की तरफ? किधर की तरफ? बाहर की तरफ। यानी इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है सर, इसकी वजह से बेटा चेक करो, ये भी बाहर, इसकी वजह से ये भी बाहर, इसकी वजह से ये भी बाहर। यानी कि किसी एक की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। ठीक है, चारों की वजह से बाहर है, तो मैं किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दैट विल बी 4 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ। PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। अब बेटा PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट I डिवाइडेड बाई R। तो याद करो R क्या था? इस पॉइंट और वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना R। तो अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस बेटा a के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चेक करना। और साइन φ1 प्लस साइन φ2 में याद करो φ1 क्या था? φ1 था, इसको एक्सट्रीम एंड से मिलाओ, इसको भी एक्सट्रीम इधर से मिलाओ। ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो साइन 45 प्लस साइन 45, बोले यार, साइन 45 प्लस साइन 45 ये हो जाएगा ना, क्योंकि φ1 और φ2 दोनों ही कितना है? 45 डिग्री के बराबर है। तो ये तुम्हारा बनेगा 4 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई a। ये बनेगा 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई √2 के बराबर, राइट। तो 2/√2 सॉल्व करोगे तो 4/√2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डिवाइडेड बाई a। अब आप लोग आंसर चूज करो, इनमें से कौन सा आंसर है जो मैच कर रहा है उसके साथ। फटाफट देख लो यार, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है भाई साहब, फटाफट देख लो, है ना। ग्रेट ग्रेट। कौन सा मैच कर रहा है बेटा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो √2 वाला आंसर मैचिंग है, √2 वाला एक ही आंसर है। तो पहला वाला आंसर हमारा बिल्कुल चकाचक सही आंसर हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो इस तरह का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस तुम्हें इसलिए करवा दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है पूछ दिया जाए। ठीक है, वैसे कहने को ये वाला जो फॉर्मूला था वो सिलेबस में आपके नहीं था। ठीक है, बट एक आध क्वेश्चन की प्रैक्टिस भाई कर लेना इसलिए जरूरी होता है कि अगर मान लो कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ आ ही गया मान लो, तो एटलीस्ट हम लोग कर पाए, राइट। हम लोग को ऐसा ना करना पड़े अरे यार ये तो पढ़ाई नहीं है इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक आध क्वेश्चन का बेटा प्रैक्टिस यहां पर इस वाले फॉर्मूले पर करवा दिया है। अब जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन देखो, जेईई मेंस में सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस विद द स्पीड ऑफ दिस। कह रहे हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, यानी कि ये रेडियस भी हमें ऑर्बिट का गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन इज। कह रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से उसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बताओ भाई। क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ो, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ना, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। हाँ अब्दुल्ला साहब क्या दिक्कत आ रही बेटा, फटाफट बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
अब्दुल्ला साहब बताइए क्या दिक्कत आ रहा है? हाँ चलो, तो यहां पर देखो अब सीधी सी हमें क्या काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से यहां पर। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मैं बायट-सेवर्ट लॉ से इसको अप्लाई करूं तो बायट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर, राइट। अगर बायट-सेवर्ट लॉ लगाऊं तो ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लूं कि यार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसकी वजह से मैं करंट की वैल्यू निकालूं, ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता ही है 10⁻⁷, ठीक है। करंट को अगर मैं लिख दूं चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, है ना, तो चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम अगर लिख दिया जाए तो चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम को dt लिख दें तो dl बाई dt तो ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी हो गई, dl बाई dt तो ऑलरेडी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई भाई, ठीक है। साइन 90 1 हो जाएगा और रेडियस का स्क्वायर कर दूं तो इट विल बिकम 10⁻⁷। चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी उसकी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 6.76 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है 0.52, एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻⁻10 लिख सकता हूं, उसका भी होल स्क्वायर कर दूंगा। इसको सिंप्लीफाई कर डालो, आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर निकल आएगी, ठीक है। तो आ जाओ मैं आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूं। 1.6 इंटू 6.76 एक तरफ करेंगे डिवाइडेड बाई 0.52 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और बाकी जो 10 की पावर वाले टर्म्स हैं जरा ध्यान से देखो, 10⁻⁻19 है और ये रहा 10⁻⁷, ये 10⁻6, तो 10⁻6 और 10⁻⁷ मिलके 10⁻1 बनेगा, ये इसको 10⁻20 बनाएगा और नीचे वाला 10⁻20 क्या करेगा, उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो ऊपर भी 10⁻20 है, नीचे भी 10⁻20 है, दोनों कैंसिल आउट होगा। इसको अब केवल सिंप्लीफाई करना है, तो 1.6 इंटू 6.76 जो भी आया डिवाइडेड बाई 0.52, जो भी आया डिवाइडेड बाई 0.52, वैल्यू आ गई कितनी 40 के बराबर। यानी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कितनी आ गई है, दैट इज इक्वल टू 40 टेस्ला। कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई भाई, 40 टेस्ला के बराबर, 40 टेस्ला, चेक कर लो। अच्छा सेम क्वेश्चन को अभी हम लोग आगे हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो अभी वाला फॉर्मूला आने दो, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। यानी कि इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट से देखो क्वेश्चन पूछ दिया गया आपके जेई के एग्जाम में, राइट। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में तो ऑब्वियस है भाई पूछा ही जाएगा, यहां तो सिलेबस में है ही है आपके। क्लियर है क्या, इज दैट क्लियर? पल्लवी कह रही है सर सारे क्वेश्चन सॉल्व मुझसे नहीं हो रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जूझते रहोगे अगर आप लोग तो जरूर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता दो। इस क्वेश्चन में सिंपल सा बायट-सेवर्ट लॉ लगाया गया है, ठीक है। बायट-सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर मैं डीबी की वैल्यू लिखूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, करंट को लिखा जा सकता है ना चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, और डीएल का मतलब क्या था, लेंथ अपॉन टाइम की बात करें तो उसको स्पीड लिखा जा सकता है, लेंथ अपॉन टाइम यानी स्पीड लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। सीधे सीधे आंसर आपका सॉल्व किया मैंने, 40 टेस्ला के बराबर आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है? एक बच्चे ने पूछा सर साइन 90 कहां से आ गया? भाई जरा चेक कर लो ये वाला एंगल कितना है। एक बच्चा कह रहा है सर साइन 90 क्यों आपने यूज किया है यहां पर, सर आपने साइन 90 काहे लिखा है? साइन 90 बेटा इसीलिए लिखा है क्योंकि जरा चेक करो, ये वेलोसिटी है और ये रेडियस है। वेलोसिटी और रेडियस हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं सर्कुलर पाथ में, तो कभी भी सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन होगा तो दैट विल बी ऑलवेज साइन 90। क्लियर है भाई? ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर क्वेश्चन नंबर 4 एक बार बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 में तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया था कि ये वायर है, इसकी वजह से नीचे कोई पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है जिसकी वैल्यू मैंने निकाली है, एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से गिवन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, तो यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स बेटा 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री के एंगल पर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग, सबको पता है ये बात, है ना। ये पैरेललोग्राम लॉ से आया आपका, तो सीधे सीधे आप यहां पर फॉर्मूले में रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आंसर आया था। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगले
डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके बोर्ड्स के सिलेबस में भी है और ये आपसे 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इस वाले में देखो क्या करना है, अगर एक करंट कैरिंग लूप मान लिया जाए, एक करंट कैरिंग लूप मान लिया जाए जिसमें आई करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, आई करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब इस लूप के सेंटर पर हमें क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है वो रेडियस कुछ कैपिटल आर के बराबर है। हमें क्या करना है, इस लूप के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तुम लोग बेटा मुझे यह बताओ कि इस करंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, अंदर या बाहर? सबसे पहला जवाब दो। यहां पर इस तरह का अगर क्लॉकवाइज में करंट मान रहा हूं तो इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर आएगा या बाहर की तरफ आएगा? सबसे पहले सभी लोग बता दो फटाफट फटाफट फटाफट। हिमांशी बेटा फटाफट जवाब दो, इस बात का जवाब दो। देखो इसकी वजह से अगर तुम यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये सीधी सी बात है, ठीक है। ये वाला रूल सबको समझ में आया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई एक पूरे लूप की वजह से डायरेक्टली तो आता नहीं हम लोग को, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे। तो ये हमने एक एलिमेंट मान लिया, दिस इज अ सिंगल करंट एलिमेंट, ठीक है। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। जरा ध्यान से देखो बेटा कितना होगा इस बार, ठीक है। सर थीटा कौन सा एंगल था? थीटा था एलिमेंट और एलिमेंट को उस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल। सर्कल के केस में, रिंग के केस में यह एंगल हमेशा कितना होगा, 90 के बराबर, तो साइन 90 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है सर, रेडियस के बराबर, तो रेडियस का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आई डिवाइडेड बाई